अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल्स एंड क्राफ्ट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली हेल्पफुल है उन स्टूडेंट के लिए जो कि बीएस के हैं या इंटरमीडिएट के हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो सीएसएस या पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर कॉन्टेंट राइटर बनना चाहते हैं, या प्रोफेशनल राइटर बनना चाहते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का पता चल सके। चलें अब देखते हैं वो कौन सी टिप्स हैं जो आपको एक अच्छा एसे लिखने में हेल्पफुल होंगी। क्लियर थिंकिंग। एक फेमस कोट है, इफ़ यू डोंट थिंक क्लियरली यू वोंट राइट क्लियरली। अगर आपके दिमाग में सोचों का एक बहुत बड़ा गुच्छा है तो आप यकीन कर लीजिए कि आप एक सिंगल वर्ड भी नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले अपने दिमाग को कूल डाउन कर लें और अपने दिमाग में से तमाम फालतू की सोचों को निकाल दें और जस्ट रिलैक्स हो जाएं। किसी भी ऐसे को लिखने से पहले उसका पर्पस जानना बहुत ज़रूरी है कि आप उसे किस मकसद के लिए लिख रहे हैं। क्या आप कोई स्टूडेंट हैं जो आपको असाइनमेंट मिली है, या फिर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट राइटर हैं और आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, या फिर आप कोई प्रोफेशनल राइटर हैं और आप किसी टॉपिक पर लिखना चाहते हैं। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। अगर आप प्रोफेशनल राइटिंग करना चाहते हैं या आपके टीचर ने ऐसी असाइनमेंट दी है कि किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिख कर ले आओ, तो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको टॉपिक सेलेक्ट करते वक्त मद्देनज़र रखने चाहिए। नंबर 1, हमेशा ऐसे टॉपिक का इंतखाब करें जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगे, ना कि ऐसा टॉपिक जिसे सिरे से आपको कोई दिलचस्पी हो ही ना। नंबर 2, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका टॉपिक ब्रॉड है या नैरो। अगर आपका टॉपिक ब्रॉड है तो आपको पहले से ये डिसाइड करना होगा कि आपको इसके कौन से एरियाज़ को कवर करना है। फ़र्ज़ करें आप पोल्यूशन पे ऐसे लिखने जा रहे हैं, तो क्या आपको कॉजेज़ या इफ़ेक्ट्स पर लिखना है या पोल्यूशन की टाइप्स पर लिखना है। ये सब चीज़ें आपको पहले ही डिसाइड करनी होंगी। और अगर आपका टॉपिक नैरो है तो आपको आसानी से क्लूज़ मिल जाते हैं जिससे आप अपने टॉपिक को कवर कर सकते हैं। नंबर 3, हाईली एसेंशियल थिंग है सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग डाटा। ऑलवेज ऐसे टॉपिक को चूज़ करें जिसके लिए मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, ना कि कोई ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करें जिसके लिए आपको मटेरियल तलाश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। टारगेटेड ऑडियंस। हमेशा ऐसे लिखते वक्त अपने ऑडियंस को अपने दिमाग में रखें। सबसे पहले तो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसके लिए लिखने जा रहे हैं। आपका पेपर है, आप अपने एग्जामिनर के लिए लिखने जा रहे हैं, टीचर ने असाइनमेंट दी है, टीचर के लिए लिखने जा रहे हैं, बूढ़ों के लिए लिखने जा रहे हैं, बच्चों के लिए लिखने जा रहे हैं, यूथ के लिए लिखने जा रहे हैं, यूथ में किसके लिए लिखने जा रहे हैं, मेल के लिए लिखने जा रहे हैं या स्पेशली फीमेल्स के लिए लिखने जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसके लिए लिखने जा रहे हैं। नंबर 2 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है कि आपके ऑडियंस का लेवल क्या है। सपोज़ अगर आप किड्स के लिए लिखने जा रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा सिंपल होनी चाहिए और ऑब्वियसली कोई ऐसा लिटरेचर नहीं होना चाहिए जो बच्चों को हर्ट कर सके। तो बच्चों का लेवल या ऑडियंस का लेवल जो है वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा अहम थिंग जो है वो है देयर इज़ नो क्लास, जेंडर, रेस, रिलीजियस एंड सो ऑन डिस्क्रिमिनेशन। आपका टेक्स्ट किसी भी कम्युनिटी को हर्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपका टेक्स्ट किसी भी कम्युनिटी को पिन पॉइंट करता है, उसको हर्ट करता है, तो ये एक अच्छा ऐसे कंसीडर नहीं होता है। तो हमेशा कोशिश करें कि यूनिवर्सल टॉपिक्स पे लिखें। अच्छा जी, अक्सर स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हुए मिलते हैं कि हमने पेपर में या असाइनमेंट में बहुत ही ज़बरदस्त लिखा था, आउट क्लास लिखा था, मटेरियल भी रेलेवेंट डाला था, पता नहीं टीचर ने हमें नंबर क्यों नहीं दिए। तो बिहाइंड द सीन रीज़न ये होता है कि हम लोगों ने टॉपिक को मिसअंडरस्टैंड किया होता है। सवाल कुछ और पूछा गया होता है और आपने जवाब कुछ और ही दिया होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपको असाइनमेंट या क्वेश्चन के ईच एंड एवरी पॉइंट को प्रॉपरली रीड कर लेना चाहिए। इसको 2-4 मरतबा पढ़ें ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। इसके की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लें और अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता है तो अपने टीचर से पूछ लें। डोंट फील शाय। गलत लिखने से बेहतर है कि पूछ लें। प्री राइटिंग टेक्निक्स। प्री राइटिंग फर्स्ट स्टेप होता है स्टैंडर्ड राइटिंग की तरफ।
अक्सर लोग इसे इग्नोर कर जाते हैं, इसीलिए वो प्रोफेशनल लेवल का लिख नहीं पाते। ये समंदर को कूजे में समोने का हुनर बताती हैं कि बहुत ज़्यादा नॉलेज को प्रिसाइज फॉर्म में कैसे लिखा जा सके। ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक पेपर ले लीजिए और उसके ऊपर आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको पॉइंट्स की सूरत में एक लिस्ट बना लें। डजेंट मैटर कि वो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं या नहीं हैं, डजेंट मैटर कि आपके स्पेलिंग करेक्ट हैं, आपके ग्रामर ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस जो भी दिमाग में आता जा रहा है जस्ट पॉइंट्स की सूरत में लिस्ट बनाते हुए उसको लिखते चले जाएं। फ्री राइटिंग, अब आपने लिस्ट बना ली है ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स दिमाग में आ गए हैं। ज़रूरी नहीं है वो सारे के सारे टॉपिक से रेलिवेंट भी हों। अब आप एक और पेज ले लीजिए और उन सारे पॉइंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में है उसको फ्रीली राइट करना शुरू कर दीजिए। डजेंट मैटर कि आपके स्पेलिंग कैसे हैं, आपकी ग्रामर कैसी है, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ बुरी है, कौन सी चीज़ रेलेवेंट है, कौन सी चीज़ इररेलेवेंट है, जस्ट फ्रीली राइट करें और जो दिमाग में आ रहा है सब कुछ पेपर पर लिख दीजिए। क्लस्टरिंग, एक पेपर ले लें और इसके मिडिल में अपना टॉपिक या मेन आइडिया लिखें और बाकी सभी पॉइंट्स को इनकी प्रायोरिटीज़ के हवाले से हेड टॉपिक या सब टॉपिक में डिवाइड कर लें। क्वेश्चनिंग, कोई भी एसे लिखने से पहले अगर आप इन 6 सवालों के जवाब दे देते हैं तो इसका मतलब है कि आपका एसे स्टैंडर्ड एसे है। ये 6 सवाल 5 वाइफ्स एंड 1 हस्बैंड कहलाते हैं। ये होते हैं हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई एंड हाउ। फॉर एग्जाम्पल आप किसी इंसिडेंट पे ऐसे लिखने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए हु इज़ इन्वॉल्व इन इट, व्हाट एक्चुअली हैपन, व्हेन डिड दिस हैपन, where did it happen, why did this happen, how this issue can be resolved. Making outline, ये प्री राइटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट कुछ लोग इस आउटलाइन को अपने एसे के स्टार्ट में लिखते हैं ताकि रीडर्स को पता चल सके कि एसे के अंदर क्या डिस्कस होने वाला है। मैं आपको इसका मशवरा हरगिज़ नहीं दूंगी। हाँ, अगर आप पेपर में लिखने जा रहे हैं तो एक लेड पेंसिल लेकर किसी भी रफ पेज पे आउटलाइन बना लें। ये आउटलाइन आपके एसे को प्रॉपरली ऑर्डर में लिखने में मदद देगी और कोई भी आइडिया जो आप डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्किप नहीं होगा। अच्छा जी, अब हमने सारा मटेरियल कलेक्ट कर लिया, प्रॉपर आउटलाइन बना ली है, तो अब बारी आती है एसे राइटिंग की। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमारा मटेरियल रेलेवेंट था फिर भी हमें मार्क्स नहीं मिले, तो अक्सर ये वो लोग होते हैं जिन्होंने सारा का सारा बहुत अच्छा लिखा होता है, रेलेवेंट मटेरियल होता है, स्पेलिंग्स या ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं होती है, फिर भी मार्क्स क्यों नहीं मिले। तो इस सवाल का जवाब ये है कि उन्होंने एसे राइटिंग के स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया होता। किसी भी स्टैंडर्ड एसे का स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है: इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को हमेशा इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस से शुरू करना चाहिए ताकि वो रीडर्स के अटेंशन को कैच कर सके। इसमें आपके एसे की थीसिस स्टेटमेंट होती है और वो तमाम स्टेटमेंट्स जो इस पैराग्राफ में पाई जाती हैं वो आपके एसे का ओवरव्यू होती हैं। ये पैराग्राफ एक्चुअली रीडर्स को आइडिया देता है कि हम पूरे एसे में कहने क्या जा रहे हैं। थीसिस स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट एक्चुअली आपके एसे का मेन आइडिया होती है। ये यूजुअली ऑथर के आर्गुमेंट्स पे बेस करती है और एसे में मौजूद तमाम एविडेंस और ओपिनियंस इसी आर्गुमेंट को सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। अब हम जिक्र करेंगे ऐसे कॉमन मिस्टेक्स का जो हम थीसिस स्टेटमेंट बनाते हुए करते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कभी भी थीसिस स्टेटमेंट को फर्स्ट पर्सन से शुरू मत करें, जैसे माय ओपिनियन, आई थिंक सो, अकॉर्डिंग टू मी वगैरह वगैरह। कभी भी अपनी थीसिस स्टेटमेंट में सवाल मत पूछें। फॉर एग्जाम्पल, हाउ कैन वी ओवरकम द कोविड सिचुएशन। इसकी बजाय आप ये लिख सकते हैं, द वेज टू ओवरकम द कोविड सिचुएशन। एम्बिगियस लैंग्वेज का इस्तेमाल हरगिज़ मत करें, इसके जगह आप सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। इसे स्टेटमेंट के बजाय अनाउंसमेंट की तरह मत लिखें। फॉर एग्जाम्पल, द सब्जेक्ट ऑफ दिस एसे विल बी माई कैट। ऐसा हरगिज़ मत करें। कभी भी सिंपली अपने टॉपिक को अपनी स्टेटमेंट में मत लिखें। बहुत ज़्यादा ब्रॉड या बहुत ज़्यादा नैरो स्टेटमेंट्स मत लिखें। फॉर एग्जाम्पल,
My father has been the most dominant person in my life. اب یہ ٹاپک اتنا براڈ ہے کہ ایک چھوٹے سے ایسے میں ایک پرسن کی پوری لائف کو کور کرنا بہت مشکل ہے. اسی طریقے سے I am the only child of my parents اتنا نیرو ٹاپک ہے کہ اس میں بہت زیادہ کچھ لکھنے کے لیے ہے ہی نہیں, تو لوگوں کو یہ انٹرسٹنگ نہیں لگے گا اور وہ نہ ہی اس کو پڑھنا پسند کریں گے. ایسی اسٹیٹمنٹ ہرگز مت لکھیں جس میں ایک سے زیادہ آئیڈیاز کو ڈسکس کیا گیا ہو, کیونکہ پھر ایسے میں آپ کو اس کو کور کرنا مشکل ہو جائے گا. فار ایگزامپل, the problem of electricity must be solved and the corrupted people must be punished. اب اس میں دو باتیں کی گئی ہیں, ایک تو الیکٹریسٹی کی پرابلم کو سالو کرنے کی بات ہے اور دوسرا کرپٹڈ لوگوں کو سزا دینے کی بات ہے. تو اس سے اوائڈ کریں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک بن جائے گا جسے آپ اچھی طریقے سے کور نہیں کر پائیں گے. ہمیشہ ایک ہی ٹاپک پہ لکھیں اور اسے اچھی طرح سے کور کریں. بہت زیادہ الفاظ کا استعمال مت کریں. فار ایگزامپل, some problems in government schools are they need large playgrounds, proper drinking water availability, more furniture and proper buildings required. اس کی جگہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں, government schools need several changes to make them better schools. کبھی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ مت لکھیں جو کہ بہت ہی زیادہ جنرل ہو. فار ایگزامپل, آرٹ کالج از اے گڈ کالج. یہ کبھی بھی ریڈرز کو اٹریکٹ نہیں کرے گی. اس کی جگہ آپ لکھ سکتے ہیں, آرٹ کالج ڈیلز فار امپروونگ دا پینٹنگ اینڈ ڈیزائننگ اسکلز امنگ دا اسٹوڈنٹس. اب اس قسم کی اسٹیٹمنٹ ریڈرز کو اٹریکٹ کرتی ہیں کہ اس میں پڑھنے کے لیے کچھ ہے, تو ایسی اسٹیٹمنٹ لکھیں جو ریڈرز کو اٹریکٹ کریں. کبھی بھی ٹائٹل کو اپنی اسٹیٹمنٹ میں مت لکھیں, جیسا کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ. اس کی جگہ آپ لکھ سکتے ہیں, اسٹینڈرڈ آف لیونگ از لوور آف ولیجز ایریاز ان پاکستان ایز کمپیئر ٹو سٹیز. کبھی بھی فیکٹس کو تھیسس اسٹیٹمنٹ میں مت لکھیں. فار ایگزامپل, دا ایوریج انکم فرام آن لائن سیلنگ از $500 پر ویک. اس کی جگہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں, آن لائن سیلنگ از اے گڈ بزنس. ہمیشہ اپنی اسٹیٹمنٹ کو انٹرسٹنگ بنائیں تاکہ لوگ اسے پڑھیں, ورنہ ہر ٹاپک پہ بے شمار ایسز موجود ہیں. آپ کے ایسے میں ایسا کیا خاص ہے کہ لوگ پڑھیں؟ باڈی. آپ کے ایسے کی باڈی ڈفرینٹ پیراگرافس پر مشتمل ہوتی ہے. ہر پیراگراف کی ایک ٹاپک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور باقی تمام اسٹیٹمنٹس اس ٹاپک اسٹیٹمنٹ کی سپورٹنگ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. ایک پیراگراف میں صرف ایک ہی ایشو کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اگر آپ نے دوسرا ایشو ڈسکس کرنا ہے تو دوسرے پیراگراف میں لکھیں. زیادہ تر لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے اور ایک ہی پیراگراف میں ڈفرینٹ آئیڈیاز لکھ دیتے ہیں, جو کہ ایک اچھا امپریشن کریٹ نہیں کرتا. رہی بات ٹاپک اسٹیٹمنٹ کی, تو ٹاپک اسٹیٹمنٹ اس پیراگراف میں ڈسکس کیے جانے والے ایشوز کو ڈسکرائب کرتی ہے. یہ یوزلی ایک پیراگراف کی فرسٹ یا سیکنڈ سینٹینس پر مشتمل ہوتی ہے. ایک پیراگراف میں یاد رکھے گا صرف اور صرف ایک ہی ایشو کو ڈسکس کرتا ہے. کنکلوڈنگ پیراگراف میں پورے ایسے کی سمری لکھی جاتی ہے. اس میں کوئی نیو آئیڈیا ڈسکس نہیں کیا جاتا. اکثر لوگ اس میں سجیسٹنس کو ایڈ کر دیتے ہیں, جو کہ بالکل غلط ہے. اگر آپ کو سجیسٹنس ایڈ کرنی ہے تو آپ کنکلوڈنگ پیراگراف سے پہلے نیا پیراگراف بنا لیں. کنکلوڈنگ پیراگراف میں صرف ایسے کو سمرائز کیا جاتا ہے. اچھا جی, اب ہم نے ایسے لکھ لیا. اب آ جاتے ہیں پوسٹ رائٹنگ کی طرف کہ ایسے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے. ویسے تو پوسٹ رائٹنگ کی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں, لیکن کالج ایسے کے لیے صرف 3 ٹیکنیکس جو ہیں وہ زیادہ فیمس ہیں. ریوائزنگ, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایسے لکھنے کے بعد اپنے ایسے کو کریٹیکلی ریڈ کریں. ریوائزنگ میں بیسکلی 4 سٹیپس انوالو ہیں. یونٹی. آپ کے ایسے میں یونٹی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جتنے بھی پوائنٹس آپ نے ایسے میں ڈسکس کیے ہیں, ان سب کا آپ کے مین آئیڈیا کے ساتھ ریلیٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ان میں کوئی یونٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایسے جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ایسے نہیں ہے. سپورٹ. جس طرح سے آپ کا ہر پوائنٹ کا آپ کے مین آئیڈیا کے ساتھ یونائٹڈ ہونا ضروری ہے, اسی طرح آپ کے ان پوائنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے جو آپ نے ایویڈنس یا ایگزامپلس ڈالی ہیں, ان کا بھی ان پوائنٹ کو سپورٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کوہیرنس. تمام پیراگرافس کا اور سینٹینسز کا پراپرلی آرگنائزڈ ہونا اور ایک آرڈر میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. گرامر اسکلس. چیک کر لیجئے کہ آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ ایرر فری ہے, اس میں کسی قسم کی گرامیٹیکل یا اسپیلنگ مسٹیکس نہیں ہیں یا پنکچویشن فالٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ اس میں کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی پائی نہیں جاتی. ایڈیٹنگ. ایڈیٹنگ کرنے سے پہلے اپنے ٹیکسٹ کو کئی مرتبہ ریوائز کر لیں. پھر آپ ٹیکسٹ میں موجود تمام گرامیٹیکل, اسپیلنگز اور پنکچویشن وغیرہ کی مسٹیکس کو ایڈٹ کر دیں اور اس ٹیکسٹ کو بھی ڈیلیٹ کر دیجئے
जो कि आपको लगता है कि आपके रीडर्स के लिए इनअप्रोप्रिएट है, और कुछ नई सजेशन दिमाग में है तो उनको भी ऐड कर दें। प्रूफ रीडिंग आमतौर पे ये इसे राइटिंग का लास्ट प्रोसेस है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने कोई असाइनमेंट लिखी है तो इसे अपने किसी सीनियर से प्रूफ रीड करवा लें, ताकि जो मिस्टेक्स आपसे नज़रअंदाज हो गई हैं वो निकाल दें। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल राइटर बनना चाहते हैं तो फिर आप अपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और लिंग्विस्टिक स्पेशलिस्ट से इसको प्रूफ रीड ज़रूर करवाइए। अब अगर आप स्टूडेंट हैं तो प्रूफ रीडिंग के बाद आपकी असाइनमेंट तैयार है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं तो जाहिर सी बात है कि ये पब्लिशिंग में जाएगी। पब्लिशिंग भी एक लंबा प्रोसेस है, इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि फिर मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो, होप यू लाइक इट। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।